हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, फिर हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल। स्टिल जब उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस रही तो उस चीज़ के बाद बोहर ने एक अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, और हम देखते हैं उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। ठीक, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस around which the electrons are revolved in two-dimensional circular path called orbit। कहते जो एक एटम है उसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होएगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक, रिवॉल्व इन टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ। ये हमारे पास है, ये सर्कल्स जो हैं ये है हमारे पास टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ्स। ठीक, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a particular orbit with constant energy and constant velocity, which is called the stationary state। कहते जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व करेगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा। दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इसी सर्कल पे। ये एक अपना ऑर्बिट है, ये एक अपना ऑर्बिट है। टोटल 3 ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। कहते जब इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। ठीक, third point, until or unless the electron remain in the particular energy shell, it neither loss nor gain any amount of energy. These energy can be marked as K, L, M and N or 1, 2, 3, 4। ठीक, कहते until or unless the electron remain in particular energy shell, कहते जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर एनर्जी शेल, जो कि ये एक शेल जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, ठीक, जब तक इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर्टिकुलर शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो ना ही उसकी एनर्जी कम होगी और ना ही गेन होगी। ठीक, और हमने इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को, एनर्जी शेल्स को हमने नाम दे दिया के, एल, एम और एन। इनर मोस्ट जो होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। फर्स्ट के, एल, एम और एन। जो इनर मोस्ट है दैट इज के और ऑल्सो कॉल्ड बी 1, सेकेंड एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन, विच इज मार्क्ड एज 1, 2, 3 एंड 4 एज वेल। ठीक, फोर्थ पॉइंट का नाम हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछ लें व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी तो आप इसी चीज को वहां पे लिखेंगे। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन इफ गेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी it may jump to higher energy shell, and if the same amount of energy is lost then it may return back to the same energy shell। कहते एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जो है एनर्जी गेन करता है तो वो हमारे इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जंप कर जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपना हायर एनर्जी शेल पे जंप कर जाएगा, और अगर वो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस करता है तो वो उसी शेल में वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड बैंड्स रहेंगे हमारे पास। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से यहाँ जा रहा है विद द गेन ऑफ एनर्जी, देन आफ्टर लूजिंग द एनर्जी तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसी पोजीशन पे, इसी ऑर्बिट, इसी एनर्जी शेल में वापस आएगा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, only those orbits are permitted for which the value of angular momentum, that is mvr, will be the multiple of h upon 2 pi। कहते सिर्फ वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे जहां पे हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम mvr है वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होएगा। मतलब मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन हमारे पास यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेदर 1, 2, 3, 4, मतलब हमारे पास कोई भी
एनर्जी शेल हो सकता है n की वैल्यू, ठीक, वो फर्स्ट एनर्जी शेल पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कोई भी, ठीक। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के मेन पॉइंट्स, ठीक। अब इस बोहर मॉडल ऑफ एटम की कुछ अचीवमेंट्स भी रही थी, जो देखते हैं कि वो अचीवमेंट्स कौन सी हैं। फर्स्ट पॉइंट, this model explained the stability of atom as it assumed the concept of particular energy shell. रदरफोर्ड मॉडल में हमें पता है दोस्तों कि वहाँ पे एक लिमिटेशन थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वहाँ पे हमने बोला था कि अगर एटम हमारा एनर्जी लूज करता जाएगा तो वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिससे हमारा एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ये चीज़ यहाँ पे बोहर ने एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि उसने एज्यूम करा कि जो एटम है हमारा पर्टिकुलर एनर्जी शेल में ही रहेगा, वो एनर्जी ना ही गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, जो कि हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करती थी, ठीक। सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल ऑल्सो हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी शेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। कहते हैं इस मॉडल ने हमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी हमें फॉर्मूला दिया, nth एनर्जी लेवल भी कैलकुलेट, जिससे हम हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे। वो कैसे? फॉर्मूला था ये, En इक्वल्स टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। n यहाँ पे वही अगेन इंटीजर रहेगा, विच इज इक्वल्स टू द एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल यू कैन से, जिसका स्क्वायर हम -1312 अपॉन n उस एनर्जी लेवल का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एनर्जी शेल की nth एनर्जी शेल जो भी वो n होगा उसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक। थर्ड पॉइंट, दिस मॉडल ऑल्सो हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी शेल। कहते हैं ये हमें रेडियस कैलकुलेट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था। कैसे? कहते हैं हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ फर्स्ट एनर्जी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है वो आर नॉट से, जिसको हम डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एनर्जी शेल के लिए। हम nth एनर्जी शेल से कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? उसने फॉर्मूला दिया हमें ये, Rn इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वेयर। एन हमारे पास अगेन इंटीजर रहेगा, एनर्जी लेवल रहेगी, जिस एनर्जी लेवल पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उस टाइम पे प्रेजेंट होएगा, ठीक। ये भी वैल्यू हमारे पास पिकोमीटर में आएगी, ठीक। सो Rn इक्वल्स टू 52.9 इंटू जिस भी एनर्जी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते थे कि एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल के रेडियस की, कि वो रेडियस कितना है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth एनर्जी शेल and the calculation of wave number of an revolving electron in nth energy shell। कहते इस बोहर मॉडल से हम वेलोसिटी और वेव नंबर भी एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल पे, nth एनर्जी शेल, कोई भी n वैल्यू एनर्जी शेल पे, हम वहाँ पे उसकी वेलोसिटी और वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? सबसे पहले तो देखते हैं फॉर वेलोसिटी, ठीक। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एनर्जी शेल की वैल्यू होती है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जैसे वहाँ पे हमें रेडियस पता था पिछले पॉइंट में कि रेडियस जो है हमारे पास एक फर्स्ट लेवल का होता है 52.9, ठीक। उसी तरीके से हमें पता है जो वेलोसिटी फर्स्ट एनर्जी शेल की होती है वो होती है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर हमें अब nth एनर्जी शेल के लिए इसको फाइंड आउट करना हो तो वो फॉर्मूला बन जाएगा 2.19 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। n अगेन हमारे पास यहाँ रहेगा इंटीजर, और जो Z है दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक। ऐसे हम इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं, हम एज्यूम करेंगे लेट डेल्टा ई बी द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देन डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई। कहते जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास डेल्टा ई जो है वो एनर्जी चेंज है, जो कि डिफरेंस है ई एफ मतलब फाइनल एनर्जी स्टेट एंड आई मतलब इनिशियल एनर्जी स्टेट, ई एफ माइनस ई आई, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर हो रही है, ठीक।
हायर एनर्जी पहले हम लिख रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय फाइनल एनर्जी एंड लोअर बाय आई, ठीक। ई एफ माइनस ई आई, ठीक। हमने अभी पीछे देखा था हमारे पास जो एनर्जी थी, अगर हम उसको किलो जॉल पर मोल में कैलकुलेट करें तो वो थी -1312 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। बट यहाँ पे इस केस में हम जॉल पर एटम में इसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए वो इक्वल हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर एफ माइनस इंटू माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन आई स्क्वायर। इन्होंने यहाँ पे ई एफ और ई आई दोनों के अपने अपने में से ये दोनों की एनर्जी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे लिखी है, ठीक। इन दोनों में से हमारे पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, ठीक। हमें पता है कि जो डेल्टा ई होता है वो इक्वल होता है एच सी ओवर लैम्डा के, इसलिए हम डेल्टा ई की जगह पुट करेंगे एच सी ओवर लैम्डा, इसको एज इट इज उतार लेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट रिमेन्स द सेम, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल, ठीक। देन हमें पता है एच सी को इसके नीचे ले चलो और 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स टू द वेव नंबर जो कि हम फाइंड करेंगे, ठीक। सो 1 ओवर लैम्डा को उन्होंने लिख लिया न्यू बार और एच सी को इसके नीचे भेज दिया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर एच स्क्वायर और बाकी ब्रैकेट रहेगी सेम, ठीक। यहाँ पे h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। और हमारे पास c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू रहेगी 3 इंटू 10⁻8 और ब्रैकेट हमारे पास सेम। हम वेव नंबर फाइंड कर रहे हैं इसलिए वेव नंबर के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्डा होता है सेंटीमीटर, सो 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स टू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। जब हमने इस चीज़ को सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आई 109,768, ब्रैकेट रिमेन्स द सेम, ठीक। और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। इसको हमने 109,768 को एक कांस्टेंट माना जिसको हमने नाम दिया रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज RYDBERGS, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक, जिसकी वैल्यू है 109,768, ओके। फिफ्थ पॉइंट, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बोहर मॉडल ने जो हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन रही थी कि वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो यहाँ पे बोहर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। उसने लाइन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का भी बताया और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दोनों का ही एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया ये हम देखेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। सो लिमिटेशंस, स्टिल इस मॉडल की भी कोई ना कोई लिमिटेशन रही और वो लिमिटेशंस क्या थी। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर एटम इज 2D बट एक्चुअली इट इज 3D। हम बोहर ने अभी हमने मेन पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो हमारा एटम है वो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उसके सराउंडिंग में 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ। उसने 2 डायमेंशनल एज्यूम करा बट एक्चुअली कहते जो एटम होता है वो हमारे पास 3D होता है, ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक। Second limitation, how the atom combines to form a molecule, this was not explained by Bohr। कहते हैं एटम कैसे कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है ये चीज़ को भी बोहर ने एक्सप्लेन नहीं करा, ओके। थर्ड पॉइंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। उसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का लाइन स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन कर दिया बट उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारे पास बोहर, ठीक। फोर्थ पॉइंट, दिस मॉडल वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द मेन कंसेप्ट्स विच इज डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहते ये जो मॉडल था उसने मेन कंसेप्ट्स के बेसिस पे ये मॉडल था ही नहीं। वो मेन कंसेप्ट्स थे एक डी ब्रोगली इक्वेशन और एक हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में कि ये कंसेप्ट्स क्या थे, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन एज वेल एज द स्टार्क इफेक्ट। बोहर ने जीमन और स्टार्क इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं करा। जीमन इफेक्ट हमारे पास होता है जब एक स्पेक्ट्रा लाइन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइंस में स्प्लिट होती है
अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट होता है जब हमारे पास एक स्पेक्ट्रा लाइन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइंस में स्प्लिट होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों चीज़ों को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो स्टिल इस मॉडल की भी कोई ना कोई हमारे पास लिमिटेशन रही। एंड इस वीडियो में हमने देखा बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कि वो मॉडल था क्या, उसके मेन पॉइंट्स, उसकी अचीवमेंट्स कि उसने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या चीज़ें उसने, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस जो हैं उनको क्लियर कर दिया, और इसके साथ ही इसकी लिमिटेशन भी थी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।